शुभ संध्या दोस्तों। आप सभी का सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और ये जो पूरा 9 दिन है, 9 दिन का जो पर्व है वो हम हिंदुओं के लिए, हम सनातन धर्मी के लिए, हम भारतीयों के लिए बहुत ही पावन, पूज्य और बहुत ही पवित्र होता है। तो मैं इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि माँ दुर्गा आप सबके जीवन में वो पावनता, वो स्वच्छता, वो वृद्धि, वो समृद्धि, वो यश ला सके, इस कार्यक्रम की शुरुआत आज करती हूँ। आज इस कार्यक्रम के जो 3 मेहमान हैं, उनके बारे में, उन्हें बुलाने से पहले, उन्हें आप सबसे रूबरू कराने से पहले एक बात उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि वो वैसे तो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, अलग-अलग पेशे से जुड़े हुए हैं, पर सभी का हृदय जो है वो शायर का हृदय है, कवि का हृदय है। सब शायरी की तहज़ीब से जो है ताल्लुक रखते हैं, संपर्क रखते हैं। मतलब कि आज हम दिल्ली एनसीआर के 3 शायरों को आप सबसे रूबरू कराने लाए हैं। उनकी यात्राओं को जानेंगे, उनके संघर्षों को जानेंगे, वो कैसा कुछ लिखते हैं, उनकी कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं, ये सब भी जानेंगे और वो किस ज़मीन पर गज़ल कहते हैं, ये भी सुनेंगे। तो हमारे आज के जो पहले मेहमान होते हैं, उनका नाम होता है डॉक्टर गुरविंदर बांगा जी, जो गुरुग्राम से हैं, गुरुग्राम में रहते हैं और मूलतः वो हरियाणा से हैं। पेशे से वो एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जिसको मेडिकल टर्म में डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो बेहतर बता सकेंगे। और हृदय से वो शायर हैं और पैशन से एक फोटोग्राफर हैं। तो मैं सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ में उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सिटी अपडेट का नंदिनी जी, आपका और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने इस कार्यक्रम में आप शामिल करें। उम्मीद करता हूं जिस उम्मीद से आपने मुझे बुलाया है, मैं उन उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। बेशक 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 डॉक्टर साहब। और जो हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं, उनका नाम होता है राज कौशिक, जो गाजियाबाद से हैं। वो एक पत्रकार है, दैनिक जागरण जैसे समूह से में उन्होंने वर्षों तक, कई दशक तक पत्रकारिता की है। उसके बाद उनके जीवन में क्या ऐसा परिवर्तन हो गया कि वो पत्रकारिता को छोड़ करके शायरी लेखन में निकल आए, बापू के चरण में चले गए, बापू को अपनी शायरियां सुनाने लगे। उनकी 7-8 पुस्तकें भी आ चुकी हैं अब तक शायरी की, देश विदेश में अपनी शायरी और कविताओं से धूम मचा चुके हैं। वो सब हम उनकी जुबानी, उनकी कहानी सुनेंगे। फिलहाल सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम में उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी नमस्कार नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सिटी अपडेट और आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बाकी तो जो आप पूछेंगे वो हमें बताना है और कुछ सुनाना है। उम्मीद है कि एक अच्छा प्रोग्राम बन पाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी, मैं करीब 1 महीने से देख रहा हूँ आप लगातार एक्टिव हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम खुद भी इस मंच पर बैठे हुए हैं। जी राज कौशिक जी, डॉक्टर बांगा जी, ये 19वां एपिसोड है इस कार्यक्रम का। जी और जी 19वें एपिसोड के इस खूबसूरत शाम के जो तीसरे शायर हैं, उनका नाम होता है सुमित सिंह जी, जो मूलतः उत्तराखंड से आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, एक प्राइवेट कंपनी पे बहुत अच्छे पद पे कार्यरत हैं, हृदय से शायर है। और वो क्या कुछ इस छोटी सी उम्र में, इस 24 घंटे में वक्त निकाल के क्या कुछ कर रहे हैं, ये सब उनसे ही जानेंगे। तो फिलहाल तो सिटी अपडेट के इस कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ में मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुमित जी, आपका माइक बंद है। सुमित जी, माइक बंद है आपका, माइक खोलिए। वो सुन भी नहीं पाएंगे, माइक बंद है ना। हाँ, अब खोला, अब खुल गया। मैं इतना एक्साइटेड हो गया था नंदिनी जी आज आपके साथ बात करने के लिए कि मैं माइक का ध्यान ही नहीं रख पाया और मैं बोलता चला गया। खैर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सिटी लाइव के इस प्रोग्राम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे को आपने अवसर दिया ताकि मैं लोगों के साथ रूबरू हो पाऊं। आपके बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस
काव्य प्रवाह की अग्रणी लहरों में से एक है। मातृशक्ति का आप प्रतिनिधित्व करती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 19 एपिसोड सफलतापूर्वक पूरे किए। आपको बहुत बहुत बधाई। जी सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे श्रोतागण हमसे जुड़े हैं, वो जुड़ेंगे, अभी जुड़ भी रहे होंगे, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे लोग। वो आपकी यात्राओं से रूबरू होंगे, उनके जो टिप्पणियां हैं उनकी वो भी हम तक पहुंचेंगी। और मैं इस कार्यक्रम का अब शुरुआत करती हूँ और पहले प्रश्न के साथ डॉक्टर गुरविंदर बांगा जी के पास पहुंचती हूँ कि अब तक की आपकी यात्रा हरियाणा से लेकर के गुरुग्राम तक की, हरियाणा के अपने पैतृक गांव से लेकर गुरुग्राम तक की, कैसी रही, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। दरअसल आपका सवाल जो था वो बिल्कुल सही है। कुछ हद तक हम लोगों ने गुड़गांव को हरियाणा मानना ही छोड़ दिया। जब से एनसीआर हुआ शायद सभी के दिमाग में आ गया। और आपको हैरानी होगी कि गुड़गांव के भी 3 हिस्से हो चुके हैं। उसमें से एक हिस्से को जब दूसरे पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, कि नए गुड़गांव को लोग शायद अब गुड़गांव भी नहीं मानते। बहरहाल जो ये यात्राएं होती हैं इस तरह की, पूरे जीवन की यात्रा, कहने को 50 साल बहुत लंबा अरसा होता है और बहुत छोटा भी। पर आपके प्रोग्राम की मर्यादाओं को देखते हुए 2-4 मिनट में जितनी भी बात मैं बता सकूं। दरअसल जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो मेरे फादर की एज करीब 14-15 साल रही होगी और उस वक्त मेरे दादाजी की हत्या हो गई थी। तो ये बच्चे पहुंचे और इन्हें जगह अलॉट हुई। उस वक्त के पंजाब में जो सबसे बेकार इलाका था भिवानी, जहाँ पानी वानी भी नहीं आता, क्योंकि ये छोटे बच्चे थे, कोई बड़ा था नहीं, तो इन्हें एक जगह अलॉट हुई। छोटा सा गांव है भवानी खेड़ा। अब तो बहुत सालों में बहुत कुछ बदलता जा रहा है और बहुत सिचुएशंस ग्रिम थी। पर चूंकि मेरे फादर ने देखा कि उनका सारा पैसा वैसा सब कुछ वहाँ छूट गया, तो वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जो शायद कोई तुमसे कभी छीन नहीं पाएगा। तब हमें समझ नहीं आता था, बट बाद में पता लगा कि वो हमें एजुकेशन देने की बात कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी एजुकेशन कोई नहीं लूटेगा, पैसा सोना लत्ता सब ले जाते हैं लोग। और शायद हमारी अच्छी किस्मत थी कि हम सब भाई बहनों को उन्होंने पढ़ाया और मेरे ख्याल से मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बना। मेरी 3 बहनें हैं, वो भी तीनों अपनी जगह सक्सेसफुल रही। वो जो स्थितियां देखी उसमें हमेशा मन में थॉट आते थे कि कुछ ऐसा करना है जो अच्छा लगे। बस स्कूल टाइम से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। उसके बाद पहली बार में ही एडमिशन मिल गया था रोहतक मेडिकल कॉलेज में। उन दिनों हरियाणा में एक ही मेडिकल कॉलेज था सरकारी, उसमें एडमिशन रहा, वहाँ पढ़ाई करते रहे। उस दौरान वहाँ पे आकाशवाणी रोहतक से जुड़ा कुछ टाइम के लिए कुछ काम किया और फिर जब वहां से पास होके बाहर निकला तो समझ आया कि दाल रोटी के चक्कर में आपकी जो भावनाएं हैं या आपकी जो थॉट्स और पैशन है वो सब कहीं पीछे छूट जाता है। तो वो गुड़गांव जैसे शहर में तो वैसी चक्कर घिनी बन जाती है। सरकारी नौकरी की इधर उधर धक्के खाते रहे, पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत से, अपनी पेशेंस से एक जगह बनाई। फिर बीच में मुझे लगा कि सरकारी नौकरी दम घोटू हो रही है, काम करने को जो चाहिए था काम करने को वो नहीं मिलता था, बाकी सारा मिल जाता था करने का। फिर एक दिन निर्णय लिया कि नहीं, बिना पेंशन वेंशन की सोचे जॉब छोड़ दिया। करीब 12-13-14 साल हो गए अब मेरे को प्रैक्टिस करते हुए। 2 जगह क्लिनिक्स हैं गुड़गांव के अंदर ही, और उन सब से छूट के फिर एक दिन अचानक मूड बना कि नहीं, कुछ भी हो दिल तो दिल है। उसमें जो छिपे हुए उद्गार थे, कुछ कविताएं, कुछ गजलें, इस थॉट के साथ पहले कविताएं लिखा करता था, पिछले 4-5 साल से अचानक गजल की तरफ शिफ्ट हुआ। और आज पहली बार ये एहसास हुआ कि हाँ कुछ मुकाम बना है, क्योंकि नंदिनी ने अपनी बात में मुझे बुलाया है, तो इसका मतलब कुछ तो शायद एक पहचान बनी होगी एनसीआर। तो बस ये छोटा सा सफर है। आप इसको कितना ही लंबा बता सकते हैं, कितना ही छोटा रख सकते हैं। नहीं, आपका तो मुकाम बहुत ऊंचा है। मेरा कुछ मुकाम बना है जो डॉक्टर गुरविंदर बांगा, राज कौशिक जी और सुमित जी यहाँ पे हैं, तो मैंने शायद कुछ अच्छा कर दिया है। और इसी प्रश्न के साथ ऐसे कुछ प्रश्न को लेकर के मैं राज कौशिक जी के पास भी आना चाहूंगी कि अब तक की यात्रा कैसे हुई, एक पत्रकार शायर कैसे बन गया?
जी नंदिनी जी, मेरा शायरी का सफर बहुत लंबा नहीं है, केवल 9 साल का मेरा सफर है। हाँ, जी पत्रकारिता में तो मैं शुरू से आजीविका मेरी पत्रकारिता से ही चली है। इसके अलावा मैंने कोई दूसरा काम कभी नहीं किया। जब से होश संभाला किसी ना किसी अखबार से जुड़ा रहा। जैसे आपने जिक्र किया, लास्ट मेरा जो अखबार रहा, संस्थान रहा, वो दैनिक जागरण रहा। मैं उसका ब्यूरो चीफ था। और उससे पहले अमर उजाला, वो भी एक बहुत बड़ा अखबार है, उसका भी मैं ब्यूरो चीफ रहा। और सहारा टीवी के लिए भी मैंने काम किया। तो पत्रकारिता मैंने की। मैं शायरी का बहुत अच्छा श्रोता था जब मैं, और पत्रकारिता में ब्यूरो चीफ होने के बावजूद में जो मुशायरे कवि सम्मेलन होते थे, उनकी कवरेज के लिए मैं खुद ही जाया करता था, जबकि मेरे पास पूरा स्टाफ रहता था। और वो कार्यक्रम भी ऐसे होते थे जो पूरी पूरी रात के उस समय हुआ करते थे। रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह 4-5 बजे तक वो 26 जनवरी के आसपास रहते थे। तो एक नशा था शायरी को सुनने का। लेकिन हाँ, मैं कभी शायर बनूंगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। और अगर मैंने ऐसा सोचा होता तो मैं कुछ पहले शायर बनने की कोशिश कर लेता, उम्र के एक उस पड़ाव पे, जबकि लगभग अर्धशतक पूरा करने को था। मैं 48 साल की उम्र में मैंने शायरी शुरू की। अच्छा दैनिक जागरण में जब मैं रहा तो दैनिक जागरण के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम नंदिनी जी हुआ करते थे, लेकिन वो सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में हुआ करते थे। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते थे, इस तरफ नहीं होते थे, अपने दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर में। तो मैंने ये बात संस्थान में रखी कि भाई, जी बहुत होते थे, बहुत अच्छा, बड़े उनकी धूम रहती थी। तो यहाँ हम अखबार में पढ़ते थे तो लगता था भाई यहाँ क्यों नहीं है। तो मैंने यहाँ रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट में, और चूंकि मैं तब तक शायर के रूप में भी थोड़ा थोड़ा स्थापित होने लगा था, तो उन्होंने मेरी बात मानी। और हमने पहला प्रोग्राम गाजियाबाद में रखा। मैं तभी केन्या से लौटा था, तो एक शायरों की और कवियों की पूरी टीम वाबस्ता थी। हफ्ते भर के अंदर ही हम लोगों ने दैनिक जागरण का बहुत अच्छा प्रोग्राम हिंदी और गाजियाबाद में किया, जो कि बहुत अच्छा रहा, हिट रहा। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर नोएडा में भी, हापुड़ में भी, फरीदाबाद, गुड़गांव में भी, बांगा साहब के, और दिल्ली में वो प्रोग्राम हुए। ये तो रहा कि किस तरह मैं पत्रकारिता से शायरी में आ गया। फिर मुझे लगा कि क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा काम है, उसमें 24 घंटे का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और शायरी में अगर आपको प्रोग्राम करने हैं, जाना, तो देखिए वो शहर से बाहर भी जाना पड़ेगा और उसमें छुट्टियां भी चाहिए। तो वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो मुझे लगा कि अब मुझको थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। ये तो रहा पत्रकारिता से शायरी में आने का। अब रही बात शायर में कैसे बना। तो नंदी, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत अच्छा श्रोता रहा था। तो अमर उजाला में जब मैं था, तो कभी कभी बहुत अच्छी कुछ लीक से हटकर हेडिंग बनाने के लिए कुछ तुकबंदी कर लिया करता था मैं। तो एक अलग सी हेडिंग बन जाती थी। तो जैसा कि आपने अभी बापू का जिक्र किया, मुरारी बापू जी के सानिध्य में मैं 1990 से हूँ। और अदब की दुनिया के लगभग सभी लोग जानते हैं कि बापू को शायरी और कविता का बहुत ज्यादा शौक है। बहुत उनको अच्छा लगता है, और बहुत अच्छे आयोजन भी उनकी कथाओं के दौरान शाम के समय होते हैं। तो ऐसे ही एक दिन मैंने किसी शायर की, आज से लगभग 9 साल पहली बात है, एक शेर बापू को सुनाया। उनको वो अच्छा लगा। तो तभी मैंने कुछ तुकबंदी करके शाम को उनको फिर एक अपनी तुकबंदी भी रखी। तो उनको वो भी अच्छे लगी कि अरे आप लिखते। मैंने कहा बाबू लिखता तो नहीं, लेकिन ये पहली कोशिश की है। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा लिखा कीजिए। यहाँ से एक बीज रोपण हुआ। फिर मैं वहां से चला, गुजरात की बात है, और 2011 जुलाई, गुरु पूर्णिमा के बाद, और बरसात का मौसम था। ऑफिस में बैठा था, उसमें डीएलए अखबार में था मैं। तो भयंकर बारिश हो रही। तो अचानक एक लाइन जैसे आगे टकराई जहन में कि जाने वो क्या है जो अब तक हुआ नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मालूम नहीं था ये क्या हो रहा है। जाने ये क्या है जो अब तक हुआ नहीं है। नंदिनी, आप यकीन मानिए, मैं 5-6 घंटे इसी को दोहराता रहा। ऑफिस से निकल गया, बारिश में भीगता रहा, पूरे शहर में स्कूटर में घूमता हुआ। फिर घर आ गया, घर आके भी अपनी छत पर बैठ गया मैं, और बिल्कुल खुले आसमान के नीचे बारिश में। तभी फिर दूसरी लाइन आई, जिसको हम कह सकते हैं दूसरा मिसरा आया, कि जाने वो क्या है जो अब तक हुआ नहीं है, मुझ में अभी कुछ है जो तूने छुआ नहीं है। वाह वाह, तो ये मेरा शेर मुकम्मल हुआ। बहर का उस समय मालूम नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि हाँ भाई ये शेर है। और तभी बिल्कुल तत्काल ही दूसरे ही क्षण में एक दूसरा शेर आया कि उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया, मैंने तो अभी सजदा भी उसको किया नहीं। क्या बात है।
तो मैं ये अपने दोनों शेर लेकर फिर बापू के पास गुजरात पहुंचा और बापू को ये इतना बढ़िया लगा कि उसने देखते ही मुझे दुआओं से भर दिया। मैंने तो अभी सजदा भी उसको किया नहीं है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक बात इसमें आ गई, एक सूफियाना। तो यहाँ से फिर लगा कि हाँ भाई कुछ है। और इसी के साथ मैं जोड़ता हूँ, तो उस समय मेरा जो मकसद रहा नंदिनी जी, वो केवल ये रहा कि बापू को शायरी पसंद है तो थोड़ी बहुत तुकबंदी हम भी कर ले, ताकि अब उनके इर्द गिर्द इतनी भीड़ रहती है ताकि हमें थोड़ा आगे बैठने का मौका मिल जाए, ले दे के केवल इतना एक लालच था। तो कुछ समय बाद मैंने कहा बापू से कि बापू हमारे साथ जाओ। बापू तो जानते, मैंने कहा डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते कि हाँ बिल्कुल आप कहें तो मैं कभी उनको लेकर आऊं। यहाँ भी इंटरेस्ट केवल इतना था, बेचैन साहब को लेकर जाऊंगा तो उनके साथ बापू के पास बैठ जाऊंगा। तो देखिए संत की फकीर की क्या कृपा होती है। उनका भैया ऐसा करते हैं कभी सम्मेलन ही कर लेते हैं, तो आप देख लीजिए जो 3-4 जिनको आप ठीक समझते हैं। अब ले दे के मैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का स्टूडेंट रहा हूं मैं, बेचैन साहब के अलावा किसी को जानता नहीं था। तो नवंबर दिवाली के तुरंत बाद की ये बात है, कथा थी वेरावल सोमनाथ में। तो उसका बापू ने मतलब वो कार्यक्रम का, कवि सम्मेलन का संयोजक भी मुझे बना दिया। मैंने बेचैन साहब से बात की। एक जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, केवल एक शेर उनका पढ़ा था मैंने कभी, तो बेचैन साहब से उनका नंबर लिया। दीक्षित धनकोरी जी का मैंने नाम सुना था, उनका नंबर कहीं से मैंने अरेंज किया। तो ले दे के हम 4 लोग सोमनाथ पहुंच गए दिवाली के तुरंत बाद, और एक मुकम्मल कवि सम्मेलन 4 हम कवियों का था नंदिनी जी, उसका संचालन भी मैंने किया। और जो खास बात यह कि जब हम दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे थे, मैंने बेचैन साहब को जो भी मैंने लिखा था तब तक इतना लिख लिया था कि शायद वो एक किताब हो जाए। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया कि सर बताइए शाम को क्या पढ़ना है। उन्होंने देखा, पन्ने पलटे, जहाज में कहने लगे ये तो बहर में तो है ही नहीं। मैंने कहा ये बहर क्या होती है? कहने लगे अरे। तो फिर चूंकि मैं पत्रकार भी रहा हूं, मैंने कहा सर अब ऐसा ही, अब इतना समय नहीं है कि मैं बहर समझूं और इनमें संशोधन कर सकूं, अब जो है वो बाद में देखा जाएगा। उसको मैंने रखा। शाम का हमारा कवि सम्मेलन हुआ, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ। उसके बाद रात को होटल में मैं और बेचैन साहब एक ही कमरे में थे। तब मैंने पूछा पहला कवि सम्मेलन करने के बाद कि सर अब बताइए बहर क्या होती है? तो डॉक्टर साहब ने एक बहर मुझे बताई। उन्होंने कहा मैं आपको एक बहर बता रहा हूँ और मैं इतना जानता हूँ, आपको समझता हूँ, मेरे स्टूडेंट में रहे हैं, बाकी आप बहुत कुछ अपने आप समझने लगोगे। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने एक बहर बताई। इस तरह मेरी शुरुआत हुई। जी, काफी रोचक और दिलचस्प यात्रा रही पत्रकार से शायर तक की। जी। और और मैं सुमित जी के पास भी यही प्रश्न लेके पहुंचूंगी कि उत्तराखंड के सुमित सिंह जी दिल्ली के प्रतिष्ठित शायर कासिद दहलवी कैसे बन गए? नंदिनी जी, सबसे पहले मैं राज कौशिक जी और सुरेंद्र बंगा जी को नमस्कार करता हूँ। मेरे वरिष्ठ हैं आप दोनों। आप दोनों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आज दिल की बात नंदिनी के साथ के सभी श्रोताओं को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक चीज अपनी बात कहने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। मेरे को लगता है मैं अभी शायर बनने के प्रोसेस में हूँ, क्योंकि कहाँ एक जगह 50 साल का एक्सपीरियंस, एक जगह 10 साल का एक्सपीरियंस। हम तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। हार्डली कोई 5-6 साल हुए हैं। 50 साल उम्र का था, अब हुआ ये है। मेरा तजुर्बा 5 साल का ही है। मैं जान रही थी बांगा साहब अभी बोलेंगे जरूर ये बात। और दूसरा मेरा नाम गुरविंदर बांगा है। चलिए, तो देखिए मेरे जो नंदिनी जी, मेरे जो घर का परिवेश था, मेरे पिताजी लेखक हैं, वो कहानीकार थे। उनकी कहानियां उस समय सरिता मुक्ता और चंपक, ये मैं बात कर रहा हूँ मेरे जन्म से पहले की, समवेयर अराउंड 75 से 80 के बीच की बात बता रहा हूँ। उस समय उनकी कहानियां चंपक, सरिता मुक्ता और गृह शोभा ऐसी मैगजीन में छपती थी। अगर आपको याद होगा, पहले ऐसी पत्रिकाएं आती थी और उसमें लघु कहानियां छपती थी। तो उनकी जो पांडुलिपि रह जाती थी वो मैं बचपन से पढ़ता था। और मेरे को मतलब एक थिंकिंग मेरे अंदर डेवलप हुई कि ये अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा मीडियम है ये। अगर आपको अपनी बात किसी को बतानी है या किसी से कुछ कहना है, तो लेखन जो है ये अभिव्यक्ति की बहुत अच्छा मीडियम है। लेकिन
कहानियों तक तो मेरा ठीक था। उसके बाद में मैंने एक दिन पापा से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पापा ने बोला यार अपना पढ़ाई लिखाई करो, ये सब कुछ नहीं है, ये फ्री लोगों का काम है ये। तो वहां से मैं एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गया। मेरे को लगा कि अब पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मेरा गजल की तरफ रुझान बढ़ा, और मैंने टूटा फूटा लिखना शुरू कर दिया। मतलब कुछ भी लिख देता था, तुकबंदी करना मैंने शुरू किया। एक दिन मेरे को याद है, मेरे को कुछ दोस्तों ने गोष्ठियों के बारे में बताया, और मैंने एक बरेली की गोष्ठी अटेंड करी थी जिसमें आर्य हरीश कौशलपुरी साहब आए हुए थे। और मेरे को उस समय उनके बारे में कुछ नहीं पता था, और मैंने इतना बुरा सुनाया था उस दिन। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको सीखना चाहिए इसको, आपके अंदर आप लिख सकते हैं, मुझे दिख रहा है आपके अंदर। अब ये एक गुरु आदमी ही ये कर सकता है। मैंने उसी समय पाँव पकड़ लिया और मैंने कहा कि अब आप ही बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे ही जो भी कुछ सीखा, थोड़ा बहुत सीखा, और जितना मैं कर पाया हूँ सब उनके। उसके बाद आप मेरा सफर जानती ही हैं। फिर हम गोष्ठियां करते हैं, मुशायरे करते हैं, और ये चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। अब आजकल थोड़ा सा दूसरी लाइन की तरफ मैं अग्रसर हो गया हूँ। जी जी जी, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, प्रश्न लेके आएंगे। और डॉक्टर गुरविंदर जी के पास पहुंचती हूँ एक सवाल लेके, और कि जब ये समझ आया कि अब करियर बनाना है, कुछ निर्धारित करना है, तो कश्मकश तो मन में रही होगी कि डॉक्टर बनूं या कवि बनूं, शायर बनूं। तो क्या कुछ चला मन में, और साथ में फोटोग्राफी का भी शौक आप रखते हैं जैसा कि आपने बताया। तो क्या कुछ कैसे ये सब कैसे तय हुआ कि अब डॉक्टर ही बनना है। दरअसल मैंने जब 10वीं की मैट्रिक, उस वक्त ये फेज था 81 का। अंदर से क्योंकि स्कूल टाइम से ही लिखा करता था छोटी छोटी चीजें, एक पतली सी कॉपी के ऊपर, शायद वो 1 रुपए की कॉपी आया करती थी, और स्कूल में अप्रिसिएशन भी मिलते थे। कहीं ना कहीं मन में एक फीलिंग थी, वो शायद जो राज जी ने अपनी जिंदगी में किया। मैं पत्रकार बनने के मूड में था। उन दिनों कोई फोन नहीं हुआ करते थे, कोई इंटरनेट नहीं था। मैं ट्रेन पकड़कर कोटा गया, वहां यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा और मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन जब मैं घर लौटा, मैंने बताया ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स 15 साल 14 साल की एज में वो आ गए थे और कुछ कर नहीं पाए थे, तो एजुकेशन वाला सिस्टम पेरेंट्स का नहीं था। 6ठी 7वीं के बाद वो लोग नहीं पढ़ पाए थे। पर हाँ, मेरी बड़ी बहन, उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी से रही। तो कहीं ना कहीं पर उन दिनों एक ही बात होती थी, अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो या आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। तीसरी कोई चीज वो बड़ी अजीब सी लगती थी। तो जब उनको लगा कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, तो बोले कि बेटा इसमें तो कुछ नहीं है, अखबार में बड़ी मुश्किल से 2 अखबार आते हैं, कहाँ नौकरी मिलेगी, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और समहाउ वो लिंक हमेशा उधर ही रहा। इंजीनियरिंग का मेरा मूड नहीं था, तो मुझे लगा कि चलो, क्योंकि मैंने गांव में देखा था कि हेल्थ बहुत बुरी सिचुएशन में थी, इंक्लूडिंग मेरे पेरेंट्स। जब भी कोई छोटी छोटी बीमारी होती थी तो बहुत दूर दूर तक भागना पड़ता था। 70s 80s के अंदर हेल्थ सिचुएशन हरियाणा में बहुत ज्यादा लोअर लेवल पे हुआ करती। तो शायद मन को समझाया कि ठीक है, लेखन तो बाद में भी होता रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना एम बना लिया, और वो 2 साल, तो कहते हैं ना कि कुछ और सूझता नहीं था, 18-19 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी। और क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक ही था, हरियाणा बहुत बड़ा था, और जो ओपन कैटेगरी में सीट्स होती थी वो सिर्फ 58 होती थी। यानी अगर आप पर डिस्ट्रिक्ट लगाएं तो 3 या 4 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता था। और चूंकि मैं गांव से आया था और 11th 12th में एकदम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो गए, तो मेरे लिए तो चैलेंजेस और भी बहुत ज्यादा थे। तो हम अणु परमाणु पढ़ने वाले जो स्कूल में टॉपर होते थे, यहाँ आके एटम बम के अंदर गायब भी हो गए थे। मुझे लगता था कि पता नहीं क्या बम हमारे सर में फूट रहे हैं। सॉफ्ट के 10th का ये बोर्ड का 13th, पूरे हरियाणा में 13th नंबर पे रहा हुआ स्टूडेंट 11th में फर्स्ट डिवीजन नहीं ले पाया। 58%, मतलब वो एक शौक ऐसा लगा कि उसके बाद वो लेवल बढ़ा दिया। 19-20 घंटे पर डे की एवरेज निकाली 12th में। और आपको हैरानी होगी कि जब मेरा एमबीबीएस एडमिशन का
लिस्ट आया तो मेरा नंबर 58 था और ओपन कैटेगरी की सीट भी 58 ही थी। तो वो एक समझ लीजिए कि एक टारगेट रखा हुआ था कि इस लाइन को अचीव करना है, वो हो गया और इस तरह से एडमिशन हुआ। पहला 2 साल तो खैर उसी में उलझे रहे और फिर एक दिन किसी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ आकाशवाणी में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं कैजुअल अनाउंसर्स की, तो मैं भी गया। आवाज ठीक ठाक थी और उनके जो इंटरव्यूज वगैरह हुए थे उसमें रहा और युवा संसार एक कार्यक्रम हुआ करता था, उसमें उन्होंने मुझे चूज कर लिया। हफ्ते में कम से कम एक प्रोग्राम मिनिमम हुआ करता था। एंड आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब 4-5 महीने बीत गए तो बोले कि नहीं, युवा संसार के अंदर भी तुम्हारा कुछ स्पेशल रहेगा। तो उन दिनों हुआ करता था शाम की चर्चा गुरविंदर के साथ। अच्छा। वो आपसे 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 कोऑर्डिनेट हो सकती है वो चीज। तो मेरा फ्राइडे फिक्स हो गया था कि वो तो मुझे करना ही करना है, शाम की चर्चा गुरविंदर के साथ। उसमें यूथ यूजुअली हेल्थ के क्वेश्चंस या दूसरे क्वेश्चंस पूछा करते थे, क्योंकि तभी मैं डॉक्टर बना नहीं था लेकिन उस प्रोसेस में था, तो जनरल टॉक होती थी और वो डिस्कशन वो फिक्स था। उसके अलावा बीच में मेरे लिखे नाटक भी, मेरे लिखी कहानियां भी उन दिनों वहां पे ही ब्रॉडकास्ट होती थी। मेरा एक नाटक था तेरे मेरे सपने, वो डॉक्टर्स की लाइफ पे था। उसमें वही कॉन्फ्लिक्ट था गांव और शहर वाला। दो डॉक्टर्स को प्यार होता है, डॉक्टर एक गांव में रहना चाहता है, लड़की सिटी में रहना चाहती है। उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लिखा था और वो नाटक बहुत पॉपुलर हुआ, तेरे मेरे सपने। उसके बाद आकाशवाणी वालों ने उसको दिल्ली भेजा था। उन दिनों एक एनुअल कंपटीशन हुआ करता था रीजनल सेंटर्स का, तो रोहतक की तरफ से वो आया था एंड वो फर्स्ट प्राइज मिला उसको। और कम से कम मुझे याद पड़ता है कि वो 87 से लेकर 98-99 तक हर महात्मा गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर को वो पूरे इंडिया के नेशनल ब्रॉडकास्ट में जाया करता था। उसके बाद का मुझे नहीं पता, क्योंकि तब से रोहतक छूट गया था और उन दिनों मोबाइल तब तक आए नहीं थे, तो आपके लिंक सारे खत्म हो जाते हैं। जिस दिन आप शहर छोड़ते हैं तो वो लैंडलाइन वहीं छूट जाता है और आप गायब हो जाते हैं सीन से। इस दौरान क्योंकि दिल्ली में जब वो नाटक गया तो कुछ लोगों से परिचय भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि आवाज अच्छी है, हमारे यहाँ पे कैजुअल न्यूज रीडर की भी वो निकलती हैं, तो आप आइए। अच्छा। तो मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे रात को 11:05 का स्लॉट मिला। सिर्फ 5 मिनट न्यूज पढ़ने के लिए नंदिनी जी, मैं शाम को रोहतक से ट्रेन पकड़ा करता था 5 साढ़े 5 बजे, 7:30 बजे नई दिल्ली, वहां से पैदल पैदल आकाशवाणी, क्योंकि बजट नहीं था उन दिनों, पैसे वैसे ज्यादा हुआ नहीं करते थे। 11 बजे न्यूज पढ़ के और फिर निकला करता था, फिर पैदल पैदल नई दिल्ली और रात को 3 बजे रोहतक पहुंचा करता था। तो बड़े मजेदार दिन थे। मतलब वो हार्डली एक बार न्यूज पढ़ने के वो 150 रुपए दिया करते थे, लेकिन वो जो फील आती थी ना कि यार कुछ नया किया है, वो मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो वो उन सब चीजों के साथ साथ वो लेखन चलता रहा। मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ दिल्ली एम्स में एक नेशनल कंपटीशन होता है, पल्स, हर साल होता है, पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेज से आते हैं। मैंने 5 साल पोइट्री का फर्स्ट प्राइज जीता और रोहतक वगैरह में अपने कॉलेज में तो खैर पॉपुलर थे ही। तो इस बस इतना सा सफर रहा वो। फिर पढ़ने के बाद जब ये लगा कि अब आ गए हैं, जॉब में आना है, तब इतनी सैलरी नहीं होती थी कि परिवार का गुजारा कर पाए। नई नई शादी हुई थी, तो ये भी लगता था कि अब पेरेंट्स से और कितना मांगे, पहले ही बहुत कुछ हो चुका था। तो जो भी वक्त था वो सारा अपने प्रोफेशन को दे दिया। वो डायरी वायरी सब उठा के और कहीं वो किसी उस अलमारी के कोने में बंद हो गई। मतलब आप यू वोंट बिलीव कि 12 या 13 साल के लिए एक तरह से एक लल था, एक बिल्कुल निल, सब कुछ बंद हो गया। आपका दिमाग और वो सब लाइफ की उलझनों में ही रहा। जब वो कहते हैं ना कि आपको सिर्फ मरीजों की बीमारियां और वो सब सुनता है, तो अपने थॉट्स सारे निकल जाते हैं। और मेरी बेटी ने वो जब 10th के अंदर आके एक दिन उसने मुझे जिद की कि नहीं, मुझे बर्थडे प्रेजेंट चाहिए, आपकी किताब चाहिए मुझे, ये जो डायरी इधर उधर फैली पड़ी है। तब जाके वो कहीं वापस शुरुआत हुई और ये इस तरह से जाके वो शायद मेरे ख्याल से वापस फिर वो फ्लो बना। तब तक थोड़े सेटल भी हो गए थे
फिर वो किताब आई पगडंडियां, काफी पसंद की, लोगों ने सराही, और फिर ये सब शुरू हुआ। फोटोग्राफी का शौक जरूर था, पर फोटोग्राफी का शौक सबसे महंगा शौक पड़ता है। पोएट्री सबसे सस्ती है, आपको एक पेन किताब वो चाहिए। तो फिर जब लगा कि अब थोड़ा सेटल हैं, चीजें ठीक हैं, तो फोटोग्राफी की एक किताब लाने की प्लानिंग की, और फिर मित्रों ने, पब्लिशर्स ने सुझाव दिया कि दोनों को कंबाइन कीजिए। तो एक किताब निकल के आई, तस्वीर से कलम तक। उसमें कुछ मेरी तस्वीरें हैं एक तरफ, और उनसे जुड़े हुए मुक्तक दूसरी तरफ। तो ये एक फोटोग्राफी की किताब आई। और पहली किताब में जो दोस्तों की और जो सच्चे हितैषियों की प्रतिक्रियाएं थी, वो ये थी कि पहली किताब में जो आपने कविताएं लिखी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो जिन्हें आप गजलें कहते हैं, वो राजी वाली बात है कि वो गजलें नहीं थी, बेसिकली तुकबंदियां थी। कोई मुझे बोलता कि ये इसमें बहर नहीं है, तो मैं तो ये उनसे मेरा क्वेश्चन होता कि बहर होती क्या भला है, वो भी नहीं पता था। बहरहाल वो एक चैलेंज सा लिया उसको, और मित्रों से, दोस्तों से, आजकल तो गूगल बाबा भी जिंदाबाद हो गए हैं, इस तरह से करते करते, क्योंकि थॉट पहले से ही थे, विचार जब होते हैं तो उसको एक फ्रेम लेना होता है। अगर आपको बहर का ज्ञान हो गया तो फिर उसमें बहुत मुश्किल होती नहीं है। बहुत पहले 2 लाइनें लिखी थी, वो जब किसी को दिखाई तो बोले ये परफेक्ट बहर के अंदर है। जिन दिनों घर में शादी वादी की बात चल रही थी, तो साथ ये तय हुआ कि जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो आया था कि माँ कहती है रिश्ता होगा, माँ कहती है रिश्ता होगा, कल खेतों का सौदा होगा। वो थॉट कभी 20 साल पहले का निकल के आया, और इसी को मैंने ऐड किया मेरे फादर के जाने के बाद, कि कौन आंगन में सोता होगा, पेड़ नीम का रोता होगा, पेड़ नीम का रोता होगा। तो ये तो मेरी गजल की किताब का जो टाइटल रहा वो यही रहा कि पेड़ नीम का रोता होगा। और इस तरह से मैं आज इस दुनिया में हूँ आप लोगों के सामने। ये था मेरा लेखन का जो भी थोड़ा बहुत सफर रहा, इस तरह से समझ लीजिए। नंदिनी जी शायद गायब हो गई हैं आप। नंदिनी जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आप नजर भी नहीं आ रही। राजी, मैं तब तक मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात सुनाता हूँ। आपसे बात सुनते सुनते जो मेरी पहली गजल छपी, जी 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 वो दैनिक जागरण में थी। और वाह वाह, अरे वो बहुत अच्छी बात है तो। और आपको हैरानी होगी कि मेरे घर में पिछले 18 सालों से 2 पेपर्स आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण। तो ये कभी कभी कुछ स्ट्रेंज कोइंसिडेंसेस बहुत होते हैं, लोकप्रिय है अखबार है। जी जी जी, क्योंकि हिंदी का अखबार मंगवाना जरूरी लगता है हमेशा, तो वो हमेशा एक फिक्स सा ही शेड्यूल रहा। सुमित जी की भी आवाज नहीं आ रही शायद। सुमित जी, अब मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मैं हूँ सर। हाँ, वो आप तो हैं। बिल्कुल आ रही है सर। मैं बहुत तन्मयता से आप दोनों को सुन रहा हूँ। जी जी जी, नंदिनी जी शायद लौट रही हैं। जी नंदिनी जी, आप अब दिखाई दे रही है, आवाज भी आ रही है। नंदिनी जी ने कमर्शियल ब्रेक लिया था। नहीं, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक हो गया और वाईफाई का सपोर्ट बंद हो गया। सही समय पर लौट आई, आप सही समय पर लौट आई। जी जी भाई, और मैं राज जी के पास मैं आती हूँ, और कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं तो जो आप एक प्लेटफॉर्म बना के रखते हैं उससे थोड़ा सा हट जाते हैं, तो मैं राज जी के पास भी आती हूँ इस सवाल के साथ कि अपनी प्रकाशित पुस्तकों के बारे में कुछ बताइए, और एक प्रश्न साथ साथ इसका ये भी जवाब दीजिए कि अदब की दुनिया में जो परिवर्तन आज आ गया है आजकल, क्या ये आप इसको क्या देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए नंदिनी, जहाँ तक मेरी किताबों की बात है तो अभी तक 5 किताबें हैं, जिनमें 4 गजल संग्रह हैं, और एक में तो वो तो विचार है सत्संग के ऊपर, और इन चारों का ही विमोचन मोरारी बापू जी ने किया है।
सजदा मेरी पहली पुस्तक थी, सजदा, उसके बाद सिर्फ वो, और एक तुझे भी नशा है मुझे भी नशा है, इस तरह से करके है। ये जो आपका दूसरा सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और खास तौर पे चूंकि मैं पत्रकारिता में भी रहा हूँ। परिवर्तन की बात अगर देखें नंदिनी जी, तो पिछले 2 दशक में लगभग 20 साल के दौरान समाज के हर क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। वो कहीं अच्छा भी है तो कहीं बुरा भी है। अदब की दुनिया से जैसे मैं एक श्रोता के रूप में जुड़ा रहा, एक पत्रकार के रूप में जुड़ा रहा, तो वो तो एक अलग अनुभव रहे, लेकिन इसमें 9 साल से तो बिल्कुल मैं इसके अंदर ही हूं, तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। पूरी दुनिया में ही बाजारवाद हावी हो चुका है, तो अदब की दुनिया में भी इस समय पूरा बाजारवाद है। मार्केटिंग के तौर तरीके जो दूसरी जगह सफलता पाने के हैं, देखिए वो इसमें भी है, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। उसके बावजूद चूंकि बात अदब की है, बात अदब की दुनिया की है, तो मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदब के क्षेत्र के लोगों की है। कुछ लोग वास्तव में उस जिम्मेदारी का पालन बहुत अच्छी तरह आज भी कर रहे हैं। बहुत कुछ बदला है और हम कह सकते हैं खराब हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी लोग हैं जिन्होंने अदब की पाकीज़गी को बचाकर रखा हुआ है, और उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं। मैंने कुंवर बेचैन साहब का नाम लिया, उनके अंदर मैंने बहुत पॉजिटिविटी देखी। अगर आज हिंदी गीतों की बात करें, गजल की बात करें, तो हिंदी में आज की तारीख में बेचैन साहब से बड़ा नाम नहीं है। उर्दू में प्रोफेसर वसीम बरेलवी से बड़ा नाम मुझे नहीं लगता आज की तारीख में है। मैं दोनों के बहुत ही करीब रहा हूं, दोनों के अंदर मैंने देखा है गजब की पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी उनके अंदर है ही नहीं। किसी के बारे में वो कभी मैंने अपशब्द मतलब अकेले में भी नहीं सुने। जब 2 लोग बात करते हैं तब भी किसी के बारे में वो कुछ इधर उधर की बात करते ही नहीं, सिर्फ उन्हें अपने काम से मतलब है। और यही वजह है कि ईश्वर ने उनको दोनों को बहुत अच्छी तरह नवाजा है, खूब उनको अच्छी शायरी दी, अच्छी कविता दी है। तो ये हम सब लोगों के लिए संदेश है। हम छोटे से लालच में, छोटी सी सफलता में कुछ 3 को 4 कहने लगे, 2 5 कहने लगे, तो वो एक शॉर्टकट होता है। लेकिन मैं इन दोनों लोगों की मेहनत देखता हूं, इनका अदब देखता हूं, तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि सही रास्ते पर चलकर भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यही मेरा कहना कि अदब, वरना अदब के दुनिया में बेअदबी की भी कमी नहीं है नंदनी जी। सच बात तो यह है, बहुत बेअदबी है, लेकिन यह है कि जहाँ कुछ बुराई है तो वहाँ अच्छाई भी है, तो हम अच्छाई की तरफ ही हमारा ध्यान ज्यादा जाना चाहिए। और मेरी कोशिश तो यही रहती है एक नए रचनाकार के रूप में कि कुछ अच्छा मैं वसीम साहब और बेचैन साहब जैसे लोगों से सीखूं। बहुत सकारात्मक बात कही आपने, और मेरे ख्याल से डॉक्टर बांगा और सुमित भी इससे सहमत होंगे कि हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, राज कौशिक जी, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव है। डॉक्टर बांगा इतने बड़े डॉक्टर हैं, अभी आगे उनके मेडिकल प्रोफेशन के बारे में भी कुछ बात करेंगे। उनको भी पता है कि उनके फील्ड में भी हर जगह नकारात्मक सकारात्मक हर तरीके के माहौल होते हैं, लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस हम पे ये है कि हम किस चीज को ग्रैस्प करते हैं, किस चीज को मतलब आत्मसात करते हैं। और ये सही आपने कहा कि, और वैसे भी आप तो बापू के संगत में रहे हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया है, तो सकारात्मकता ही आपके जो है वो झोली में आएगी। और मैं सुमित के पास पहुंचती हूँ अगले प्रश्न के साथ कि सुमित, कुछ म्यूजिक कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को भी कुछ बताइए कि कैसे जुड़े हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। नंदिनी जी देखिए, मैं जो गजलें कहता हूँ वो यकीन मानिए मैं गजलें शौकिया तौर पे कहा करता था। हाँ, साथ साथ में ऐसा माहौल बना कि मेरे को एक समय लगने लगा कि अब मैं भी मुख्य धारा में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मेरे कोर, जो इंटरनल जो मेरे दिल में था, वो मेरे दिल में थी एक तो गीत थे, और दूसरा मेरे दिल में थी कहानियां। तो जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता गया, मुझे मौका मिला, तो मैं कुछ म्यूजिक कंपनीज के साथ में जुड़ा, जिनके साथ में मैं अभी रेगुलर काम कर रहा हूँ, उनके गाने लगातार लिख रहा हूँ। और दूसरा मैं जुड़ गया, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ मेरा रुझान शुरू से था, क्योंकि मैंने पापा की कहानियां शुरू में पढ़ी थी बचपन में, तो थोड़ा सा मेरे को वो जहन में रहता था, तो मैं उस तरफ गया। आप ये कह सकती हैं कि शायरी मैंने खुद से नहीं चुनी थी। शायरी वो
इनहेल थी मेरे अंदर। लेकिन ये स्क्रिप्ट राइटिंग और जो आप समझे कि ये सिनेमा की तरफ झुकाव है, ये मैं खुद से आई हैव ऑप्टेड इट। तो मैं अभी आज के समय में मैं सान म्यूजिक, मधुर फिल्म्स, सैमजोर प्रोडक्शन, एफिशिएंट एंटरटेनमेंट कोलकाता, इन 4 बैनर्स के साथ में जुड़ा हूँ और ईश्वर चाहेगा आगे और हम लोगों को आगे काम मिलेगा। तो ये थोड़ा-सा अब जैसे मैं अभी एक मूवी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ये मेरे हिसाब से अक्टूबर एंड में इसकी शूट स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम लोग रिहर्सल मोड में है। इसमें मैं बाय द वे मैं एक रोल भी कर रहा हूँ। तो एक अभिनय का भी बहुत एक बढ़िया। इसमें अंग आपको दिखेगा। अब ये स्टोरी जो मैं कर रहा हूँ, ये स्टोरी बिल्कुल आज के परिवेश से एकदम, मतलब आज के परिवेश पर कटाक्ष है। एक्चुअली हम कुछ चीजें हमको समझ में आई, मैंने एक स्टोरी बुनी, मैं पहुंचा, मैंने एक्चुअली मेरे को सैमजो प्रोडक्शन के साथ में मैं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे मैं एक ऑडिशन के लिए उनके पास गया था और मैं उस ऑडिशन में रिजेक्ट हो गया। वो एक हॉरर फिल्म थी। मैंने एक सीन उनको क्राफ्ट करके दिया, उन्होंने एक सिचुएशन दी थी, हम 10-12 लोग थे और मुझे भी मिला सेम सिचुएशन, उन्हें भी मिला। मैंने उनको वो क्राफ्ट करके दिया एंड आई गॉट रिजेक्टेड। लेकिन सैमजोत प्रोडक्शन से मुझे कॉल आया कि आपको आपसे एक बार मिलना है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट मेरे को दिया कि यार आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो हम लोगों को थोड़ा सा इस टाइप लग रहा है, आप अगर ये कुछ कर सकते हो तो हम ये मिल करके करते हैं। तो मैंने ठीक है, बस वो स्टोरी फिर मैंने बुनी और उसके बाद सिलसिला चलता गया इसी तरीके से बस। जी जी जी। लग रहा है राज कौशिक जी के साथ भी कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। एक मुझे कहावत याद आती है जो मेरी दादी कहती थी भोजपुरी में, कि अपन सकल होए ना प्रभु सकल सब होए, कि मतलब ईश्वर की इच्छा जो होती है वही होती है, बिल्कुल अपनी इच्छा तो वही कुछ होता है। नहीं होती है। और तकनीकी सच में। समस्याएं इतनी सारी आ रही हैं आज। मैं डॉक्टर बांगा के पास भी आऊंगे एक प्रश्न के साथ कि अ, हृदय से तो आप कविताओं से, आप शायरी से आप मन को खूबसूरत बनाते हैं, महफिलों को खूबसूरत बनाते हैं और अपने प्रैक्टिस से लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। तो 2018 में आपको जो है डरमा प्रैक्टिस अवार्ड दो नॉर्थ इंडिया जोन का मिला। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को क्या बताइए, कुछ बताइए, ये कैसा अवार्ड है, क्या है इसका सिलेक्शन का माध्यम, चुनाव क्या होता है, कैसे? जी नंदिनी जी, देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग मेडिकल कॉलेज से अपनी स्टडीज पूरी करके चले जाते हैं तो कुछ कुछ हम में से कुछ साथी मेडिकल कॉलेज में रह जाते हैं जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज होती हैं। वहाँ एक टीम वर्क भी होता है, आपके एक ही डिपार्टमेंट में 10-12 लोग भी होते हैं। उन्हें नई रिसर्च करने का मौका मिलता है, उनके पास टाइम ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको हफ्ते में 2 दिन ओपीडी करनी होती है, बाकी दिन दूसरे लोग होते हैं। लेकिन हम जैसे कुछ लोग जो इस तरह के एटमॉस्फेयर में नहीं होते, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होते, किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं होते, जिन्हें फील्ड के चैलेंजेस लेने होते हैं। अब वहां पे आपको सपोजिंगली मुझे एक टुकड़े की बायोप्सी करवानी है तो मुझे कहीं और भेजना होगा, जबकि मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, वहां पे बाकायदा हर तरह के टेस्ट हो सकते हैं, महंगे टेस्ट पब्लिक के लिए भी वो सस्ते में हो जाते हैं। हमें हर चीज बाहर करवानी होगी तो हमें बहुत से मुद्दे छोड़ने पड़ते हैं। ऐसे में रिसर्च करना, कोई नई चीज लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो स्किन की ब्रांच है उसमें 3 चीजें होती हैं। उसमें स्किन भी होता है, उसमें नेल भी होता है, नाखून, और हेयर भी होता है। आधी पब्लिक को ये बातें कई बार पता भी नहीं होती है, राइट। तो हम अपने स्किन की बहुत केयर करते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कुछ बीमारियों के बाद हमारे नेल्स खराब हो जाते हैं। तो एक दिन अचानक हम कोई किसी कंसेप्ट पे काम कर रहे थे और मैंने रियलाइज किया कि हम इस नेल को भी इस माध्यम से, जिस माध्यम से हम चेहरे को ठीक करते हैं, हम नेल को भी सुंदर कर सकते हैं। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया। प्राइवेट प्रैक्टिस में ये सब टाइम निकालना, पेशेंट को आप कहना कि नहीं हम आपको स्टडी में ले रहे हैं, बहुत उनको कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट कन्विंस जॉब करना। है। एग्जैक्टली। वो इस अवार्ड का पार्ट नहीं था, पर मैं आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट में और जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है। एनीवे, तो वो रिसर्च हमारी कामयाब रही। मेरी और एक मेरी कुलीग है, हम दोनों ने मिलकर किया था, डॉक्टर कल्पना ने। और वो वर्ल्ड की पहली स्टडी बनी
कि नेल को कैसे बेटर कर सकते हैं। वो दुनिया की पहली पायलट स्टडी थी। लेकिन अगर मैं मेडिकल कॉलेज में होता तो उस तरह की हम 50 स्टडी कर पाते उतने टाइम के अंदर। तो ये जो कंस्ट्रेंट होता है, इसको हमारी जो एसेशन है स्किन स्पेशलिस्ट की जो इंडिया में चलती है, IADBL बोलते हैं इसको, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेप्रोलॉजिस्ट और वीडियोलॉजिस्ट। तो उन लोगों को भी समझ में आता है कि भाई हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये सारे अवार्ड मेडिकल कॉलेज को ही जाएंगे अदरवाइज। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी हम उनके कामों को उनको समझेंगे, उनके चैलेंजेस को देखते हुए हम उनको अवार्ड देंगे। तो उन्होंने पूरे इंडिया में को 4 जोन्स में बांट दिया, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन। नॉर्थ जोन के अंदर आप देखिए कि J&K, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारी बेल्ट जो है नॉर्थ जोन में आती है। नॉर्थ जोन में तो उसमें से जो एक बेस्ट डर्मा प्रैक्टिस अवार्ड जो नॉर्थ जोन का था 2018 का, वो उन लोगों ने मुझे दिया। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एज फार एज जो मेरी प्रोफेशनल कैरियर है उसका ये सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, निस्संदेह ये बहुत बड़ा अवार्ड है। और राज कौशिक जी, लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या से हमारे बीच नहीं आ पा रहे। मैं सुमित जी के पास ही चलती हूँ और उनसे बहुत सीधा सीधा से सवाल करती हूँ कि शायरी में भी, प्रोडक्शंस में भी, स्क्रिप्ट में भी, गजल लेखन में, गीत लेखन में, तो भविष्य की योजनाएं क्या बना रखी हैं? कुछ बनाया है? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, भविष्य की शायरों के लिए, लिखने वालों के लिए कोई योजना नहीं होती है। जहां जहां पर समय उनको लेके चले जाता है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा, जितने भी लिखने वाले हैं इन्हें कभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने ये गलती करी है, इसलिए मैं इस बात को अच्छे से समझ पाता हूं। आप जानती हैं, मैं छंद भी कह सकता हूं, मैं कविता भी कह सकता हूं, मैं गीत भी कह सकता हूं, लेकिन मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया गजल तक, क्योंकि वो देखिए, गजल मेरे दिल के करीब थी। और मैंने आपको बताया कि मैं तो एक्सीडेंटल शायर, मतलब शौकिया तौर पे गजल कहने वाला व्यक्ति हूं, मैं ऐसे बना तो गजल। लेकिन जब समय आया तो मैंने रियलाइज किया इस चीज को कि नहीं, मेरे अंदर संभावनाएं हैं, दूसरी तरफ भी है। तो भविष्य की ऐसी कोई खास कोई मतलब टेम्पलेट मेरा कोई सेट नहीं है। आज मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा हूं, भगवान जाने कहां तक आगे जा पाऊंगा, कितना आगे बढ़ पाऊंगा। कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए बात चल रही है। अगर वो हो जाता है तो हो सकता है कि शायद मैं स्क्रिप्ट राइटिंग ही करता रहूंगा। गजल क्योंकि मैं शौकिया कहता हूं, गजल मैं कहता रहूंगा। तो मैं अभी भविष्य के लिए इतना कह सकता हूं कि आपको गजलें तो सुनने को मिलती रहेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा देर हो, कुछ दिनों के बाद मिले, लेकिन गजलें सुनने को मिलती रहेंगी। बाकी भविष्य की ऐसी कोई, शायर की कोई योजना नहीं होती है, लेखक की कोई योजना नहीं होती है। अब मैं भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग करना शुरू किया, मेरे नोन से किसी ने मेरे को रेफर किया। अब वो फ्रेंड है मेरे, मैं मना नहीं कर सकता था। उनका क्या काम है कि मेरे को एक पेरेंटिंग कोर्स डेवलप करना, जो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है उसके लिए कोर्स डेवलप करना है। उन्होंने मुझे कुछ कोई मेरे को 30-40 एपिसोड लिखने हैं उसके, कोई 15-20 मिनट का एक एपिसोड होगा। तो उसके जो आर्ट पेरेंटिंग के जितने भी उनके पास में पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स उन्होंने मुझे दे दिए हैं। अब वो मुझे क्रिएटिवली उनको लिखना है। और वो पहले तो मैंने सोचा यार, मैं आई एम नॉट एन ऑथर, मैं ये बुक नहीं लिख सकता हूँ। तब मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली बुक लिखना ही नहीं है, इसको आप जैसा कोई प्रेजेंटर, हमारे जैसा कोई प्रेजेंटर, बांगा साहब जैसा कोई प्रेजेंटर स्क्रीन पर प्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए तो स्क्रीन प्ले लिखना बनता है, मतलब ये तो जरूरी है इसके लिए लिखना। क्योंकि अगर मैंने आपको बुक पकड़ा दी और मैं ठीक है आप बोल दीजिए कैमरे पर, वो शायद आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो वो प्रोजेक्ट भी करना पड़ा। तो अब देखिए, आप इसको कहें कि करना पड़ा इसलिए क्योंकि इनिशियली मैं आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि यार ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं कहाँ एक फैंटेसी में जाता हूँ, एक कहानी बुनता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं सीन लिखूंगा और फिर ये सब करूंगा। वो मेरे लिए स्क्रिप्ट राइटिंग है, वो मेरे लिए स्क्रीन प्ले है। लेकिन और अगर मैं गजल भी कहता हूँ
तो मैं देखता हूँ कि अरे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, इसके साथ ये परेशानी है, उसका ये हो गया या मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं वहां से अपने शेर लेकर के आता हूँ, गजल कहने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां पे सोशल बाउंडेशन थी मेरे साथ में, तो मुझे करना पड़ा। यकीन मानिए, मुझे इतना मजा आ रहा है उसको, क्योंकि देखिए हम सब एक पेरेंट हैं, आफ्टर ऑल हम सारे सभी लोग पेरेंट हैं। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और इतना समझने को मिल रहा है उससे, और मेरे को किसी गाने को, किसी फिल्म को, किसी गजल को करने से ज्यादा मजा उसमें आ रहा है। तो आप सोचिए कि आगे की क्या संभावना या क्या प्लानिंग आप कर सकते हैं। हु नोस कि कल कोई दूसरी चीज आपके सामने आ जाए। कुछ एड फिल्म्स के लिए बात हो रही है। अब 30 सेकंड का इसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताना है, लेकिन उसको बताना है एक 30 सेकंड के स्लॉट में, और फिर उसी 30 सेकंड के स्लॉट को 15 सेकंड के स्लॉट में। तो आप सोचिए, इतनी बात को आपको पहले ही इतना कर देना है, और फिर उसके बाद उसको और तोड़ करके एक सब स्लॉट बनाना है, इतना करना। दोनों में बात पूरी है। तो अब कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता नंदिनी जी की भविष्य की क्या योजनाएं होंगी या कैसे चलेगा। हाँ, मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि गजल आप मेरे से सुनती रहेंगी। मैं और गजल तो अगर सुनना चाहूंगी, और स्क्रिप्ट राइटिंग और ये चलता रहा तो आप फिल्में भी देखती रहेंगी। अभिनय बस अभिनय भी मैं कर रहा हूँ तो स्क्रीन तो। सुमित जी, आपको एक बेनिफिट है ऐड करने का कि जो अभी आदमी कविता से गजल में आता है, आप देखिए कि कभी कभी हम पूरी लंबी कविता कहते हैं और एक मैसेज कन्वे होता है। गजल वही बात दो मिसरों में कह जाती है। मेरी एक बहुत पुरानी कविता थी जिसमें पेड़ों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर थी, और फिर जब मैंने बाद में गजल कहना शुरू किया तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उससे आपको समझेंगे कि वो 15-18 लाइन की कविता को मैंने एक शेर में बांधा कि हाकिम ने दस्तखत किए, सौदा भी पट गया, हाकिम ने दस्तखत किए, सौदा भी पट गया, अच्छा भला दरख्त कुल्हाड़ी से कट गया। क्या बात तो है। तो आप देखिए कि मैं एक दिन जा रहा था अपने क्लिनिक और रास्ते में सड़क चौड़ी हो रही थी, पेड़ कट रहे थे, तो वहां से ये शेर निकल के आया। तो वो जो 20 लाइन की कविता थी वो 2 पंक्तियों में आ गई। और आप तो चूंकि गजल कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट में 30 सेकंड में बहुत कुछ कन्वे कर पाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है इस बात पे। अच्छा, जी सुमित, मैं वही कह रही थी कि गजल तो आपके सुनते ही हैं, और रूबरू भी बहुत सारे कार्यक्रम हम साथ में कर चुके हैं, टीवी चैनल्स कर चुके हैं। और मैं चाहूंगी कि आप बहुत ऊंचे मुकाम पे जाएं, मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं। और मैं लोगों से कह चुकी, ये जो फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। ऐसा कोई दिन आए, ये दुआ करती हूँ आपके लिए। मुझे कुछ मेरी सुनाई आवाज आ नहीं। रही? आपकी आवाज आ रही है, बागा साहब की आवाज बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं राज कौशिक जी के पास पहुंचती हूँ अगले सवाल के लिए। और राज जी से जानना चाहूंगी कि इतनी सारी देश विदेश की यात्राएं जो आपने, साहित्यिक यात्राएं की हैं, उसमें कोई ऐसी यात्रा जो बहुत अविस्मरणीय रह गई हो, मन के बहुत करीब हो, उसके बारे में कुछ साझा करिए। नंदिनी जी, एक यात्रा मैं कह सकता हूँ, हाँ, वो हमारे बीच नहीं है, डॉक्टर राहत इंदौरी। ये लंदन की बात है, आज से ठीक 3 साल पहले की। हम लोग लंदन में थे प्रोग्राम में। तो जिस दिन हम वापस लौट रहे थे और सब लोगों को इकट्ठा होना था होटल के लॉबी में, सब लोग आ गए थे, करीब हम 24-25 शायर और कवि थे देश भर के, वसीम साहब भी थे, राहत इंदौरी। राहत साहब नहीं पहुंच पाए, बाकी सब आ गए थे। मैं उसका पूरे टूर का संयोजक था। तो मैंने उनको फोन किया, उनका फोन नहीं उठा था, और रिसेप्शन से उनके रूम में फोन मिलाया, वो भी नहीं उठा। दिमाग में कुछ लगा, कुछ डर सा लगा। मैं गया, उनके रूम तक गया, 9वीं मंजिल पे उनका रूम था, तो वो भी नहीं खुल पाया। फिर नीचे आया, मतलब लब्बो लबाब ये रहा। 10-15 मिनट में राहत साहब का कुछ नहीं पता लगा। यहाँ इंडिया में भी उनके बेटे से हमारी बात हुई। फिर मैं दोबारा गया, कहीं ना कहीं पत्रकार अंदर का सक्रिय हो रहा था, लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैंने बहुत ध्यान से कान लगाकर दरवाजे पर सुनने की कोशिश की, तो अंदर से कराहने की आवाज आई, जैसे कोई कराहता धीरे धीरे। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत रिसेप्शन पर आया, होटल मैनेजमेंट को जबरदस्ती हमने जोर देके कि भाई आप डुप्लीकेट चाबी लाओ, कुछ गड़बड़ है, आप रूम खोल कर देखो। तो वो लोग आए, उन्होंने रूम खोला, और अंदर राहत इंदौरी बिल्कुल आधे बिस्तर पर लेटे हुए थे और आधे जमीन, बिल्कुल वो बेहोश थे।
ना कुछ सुन पाते। एक्चुअली वो शुगर के पेशेंट थे और शुगर उनकी कभी कभी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती थी। तो तभी हॉस्पिटल कॉल की गई, तो वो तो चूंकि लंदन है, मेडिकल सर्विस यहाँ के मुकाबले बहुत बेहतर है। 5 मिनट में 2 एम्बुलेंस और बहुत सारे डॉक्टर, 4-5 डॉक्टर आ गए। राहत साहब की शुगर जो उन्होंने जो वहाँ उनका जो पैमाना उसके हिसाब से वो 2.5 रह गई थी केवल। तो उनको इंजेक्शन वगैरह दिए गए, करीब आधे घंटे में राहत इंदौरी जी को होश आया और उसके बाद खैर उसी रात को हम वापस भी लौट आए। तो ये एक ऐसी घटना थी कि जो मैं कभी भूल नहीं पाता। और राहत साहब ने भी इसका बहुत कई मुशायरे में, गाजियाबाद में भी और कई जगह, इंदौर भी एक प्रोग्राम था, उन्होंने खुले मन से वो कहते थे कि हाँ मेरी जिंदगी बचाने में राज कौशिक का बड़ा योगदान रहा। अब दुर्भाग्य रहा कि 3 साल बाद वो फिर हमारे बीच नहीं रह चले गए। तो ये एक यात्रा ऐसी रही। बाकी तो बहुत आनंद बहुत लिया 9 साल की यात्रा में, और शायरी में, मुशायरों में, कवि सम्मेलन में आनंद बहुत आया। नंदनी जी, सच बात तो ये है कि अगर मैं शायर नहीं बनता तो शायद ये एक ऐसी तस्वीर थी जो कि मैं पूरी तरह से नहीं देख पाता, कहीं ना कहीं अधूरापन रह जाता। तो मुझे लगता है मेरा निर्णय बहुत अच्छा रहा कि बिल्कुल एक एक्टिव जर्नलिस्ट और एक अच्छा ओहदे पे होने के बाद, अच्छे संस्थान में होने के बाद मैं इधर आया। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं ठीक आया, मुझे अपना निर्णय ठीक लगता है। जी राज जी, और एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि दो ही बातें अविस्मरणीय रह जाती हैं, या तो जो बहुत तकलीफ दे जाती है या जो बहुत खुशी दे जाती है। तो वो चिंता का पल था, वो एक तरीके के तकलीफ का पल था, जो इतनी सारी यात्राओं में भी आपने इसका जो है हमारे बीच इसको रखा, इसके बारे में बताया। मैं डॉक्टर बांगा के पास पहुंचती हूँ इस सवाल के साथ कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो भी एक ऐसा डॉक्टर जिसको इतना बड़ा अवार्ड मिल चुका है, उसकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपको अपने पेशेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहना है। उस बीच अपने जो ये जिसको आप हॉबी कहते हैं, शौक कहते हैं, शायरी लिखना, कविता से गजल सीखना, लिखना, और लिख करके एक पुस्तक भी ले देना, नीम पेड़ का रोता होगा। इसमें फैमिली भी है, आपका परिवार है, 2 बच्चे हैं, एस्टेब्लिश्ड है सब। तो ये वक्त का सामंजस्य कैसे बैठता है इस सब में? दरअसल नंदिनी जी, सामंजस्य तो शायद बचपन से ही बिठा रहा था, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस थे लाइफ में। मैंने आपको बताया कि जब एडमिशन लेने की बारी आई थी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं साथ सभी का था। मेरी बड़ी बहन जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही, वो तब लिखा करती थी। उनकी कुछ कहानियां गृह शोभा में, सरिता मुक्ता में आती रहती थी। तो मन में जो कहते हैं ना कीड़ा होता है कि हाँ कुछ कहना है, और स्पष्ट कहना है, झुकना नहीं है, साफ कहना है। जब मैं गवर्नमेंट सेटअप में रहा करीब 15 साल, जब तक मैं सर्विस में था, तो मेरी पोस्टिंग रूरल में, सेमी अर्बन में, सब जगह होती रहती थी। और देखता था कि ये चैलेंज खाली मेरे लिए नहीं है। हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बहुत सी भूखमरी का सामना रोज कर रही है, बेरोजगारी का सामना कर रही है। मतलब चैलेंजेस रोजाना सुबह शाम के। तो मन में एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि जितना कर सकता हूं सबके लिए करना है। अभी भी मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, एक प्रैक्टिकली थोड़े डाउन ट्रोडन मासिस के लिए है, और दूसरा शहर के एलिट क्लास के लिए। मैं दोनों में पूरा वक्त देता हूं, और कोशिश रहती है कि सामंजस्य बना रहे। ये था प्रोफेशनल सामंजस्य। फिर मैंने देखा कि दीदी बैंक में थी, उसके बावजूद भी उनकी 10 to 5 जॉब थी, उसके बावजूद भी वो कहानियां, उनकी 4 किताबें आ चुकी हैं, कविता संग्रह आ गया, उनकी कहानियां आ गई, उनका एक नॉवल भी आ गया। तो मन में वो रहा कि नहीं, साथ साथ हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि क्योंकि मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूं, तो मैंने 5 दिन काम करना शुरू किया। मैं 2 दिन फ्री रहता हूँ, बुधवार और इतवार को। इतवार का दिन पूरा फैमिली के साथ रहता है। बुधवार को कोशिश करता हूँ कुछ किताबें पढूं, कुछ फोटोग्राफी करूं, कुछ लिखूं। हालांकि लेखन एक सतत प्रक्रिया है, वो जब मन में आता है थॉट्स। आजकल थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है कि अगर आप पेशेंट्स के बीच में भी कुछ मन में कोई बात आ गई है, तो चुपके से आप फटाक से 1 सेकंड में रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं। सो पहली किताब आने तक तो ये दुविधाएं बहुत थी, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, अभी 52-53 साल के बाद मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो डॉक्टर को भी रिटायर होना है ना। तो वो जब डॉक्टर रिटायर होगा तब तक अपने मन से वो राइटर हो चुका होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि
जो काम मैं डॉक्टर होते हुए, हालांकि बहुत कोशिश रहती है कि समाज, लेकिन उसमें एक फिक्स तबका है जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा मैं बाकी लोगों की मदद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे फील होता है कि राइटर अगर राइट अप्रोच के साथ जाता है और अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचा सकता है, तो वो या तो किसी बहरे को कुछ सुनाई दे जाएगा या उन लोगों को सुन जाएगा जो डंडे लेके खड़े हो सके। तो इन इन कोई सी भी स्थिति के अंदर एज अ लेखक मैं सफल हो जाता हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे मन में थॉट्स हैं, और अगर आपने मेरी शायरी की किताब देखी है या कभी बीच में मौका मिला है तो आपने देखा होगा कि वो जो एक 50 साल पहले की जो गजल की इमेज थी, एक लकीर थी इश्क मोहब्बत की, शायद आपको वो किसी एक गजल में भी शायद नहीं मिलेगी। आपको वही दर्द मिलेंगे जो एक आम आदमी के दर्द हैं, जो समाज की समस्याएं जो रोज सामने आती हैं वो दिखती है। और जैसे राज जी कह रहे थे कि अलग लीग से हटके हम कहीं और चले जा रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, एक शेर कहूंगा कि वो हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं कि जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, जान देने के लिए तैयार होते ही नहीं, अब किसी भी कौम में सरदार होते ही नहीं। क्या बात, क्या बात। अब किसी कौम में सरदार होते ही नहीं, और राजमहलों को भी होती है कसीदों की तलब, राजमहलों को भी होती है कसीदों की तलब, वरना अपने मुल्क में अखबार होते ही नहीं। वाह वाह, बहुत क्या बात है। तो हर तरह के लोग मिलेंगे, जो कुछ भी है। आज एक जमाना हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वो इस तरह का हो गया कि हर आदमी बस सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, वो किसी का सहारा ले रहा है, किसी के कंधे पे पांव रख के जा रहा है, वो सिर्फ अपना रह गया है। तो मेरा सामंजस्य वो नहीं है कि मैं क्या एज लेखक क्या बन पाऊंगा, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ जो मैं कहूंगा, जो लिखूंगा, अगर वो 0.1% पॉपुलेशन को किसी ना किसी फॉर्म में अफेक्ट करे, आप मेरी बात सुने और 4 दिन बाद आपको याद हो कि हाँ डॉक्टर पांगा ने ऐसा कुछ कहा था, तो शायद मैं एज लेखक अपने आप को सफल मानूंगा। तो इस तरह से मेरी कोशिश यही रहती है कि जो कहूं, जितना कहूं, साफ कहूं, स्पष्ट कहूं, सत्य कहूं। इसीलिए मैंने दिन बांटे हैं कि कम से कम एक दिन मेरा हो, बाकी दिनों में लिखा जाता है लेकिन वो एक दिन सप्ताह में मेरा रहता है अपना। जी जी बिल्कुल। और ऐसे ही कुछ सवाल लेकर के मैं आती हूँ और आप तीनों से इसका जवाब जानना चाहूंगी। पहले सुमित जी से, फिर राज जी से, फिर डॉक्टर साहब से, और उसके बाद हम कुछ काव्य पाठ सुनेंगे क्योंकि समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है। जो ये अभिव्यक्ति की आजादी है वो आजकल सोशल मीडिया पे बिल्कुल फ्लोरिश कर रही, एकदम फल फूल के फैल रही है। लोग ये सोचते हैं हम कुछ भी लिख दे, कुछ भी कह दे, किसी भी धर्म की बात कर दे। राज जी भी शायद मेरे ख्याल से सहमत होंगे मेरी इस बात से, आप सब भी सहमत होंगे। हम सब सोशल मीडिया पे हैं, कोई भी घटना हुई फटाक से उस पर कुछ लिख दिया गया, जो नहीं लिखा है उसको कहा जाता है कि अरे आप इस घटना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना देश में इतना कुछ हो गया, आप कुछ कविता बना करके नहीं लिख पाई। तो क्या जरूरी है कि हर एक घटना सुबह से शाम तक जो हो रही है 24/7 उस पे हम अभिव्यक्ति की आजादी उछल उछल के सोशल मीडिया पे मतलब जताएं, दिखाएं? सुमित जी। आपकी आवाज प्रॉपर आई नहीं, लेकिन मैं जहां तक सवाल समझ पाया हूं, बीच बीच में आपकी आवाज कट गई, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूं, तो आपका सवाल है कि जो अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के कटाक्ष हमेशा बना रहता है कि आपने इस घटना पर नहीं लिखा या आपने इस घटना पर लिखा, तो क्या ये जरूरी है या नहीं? यही सवाल है आपका? जी बिल्कुल। देखिए नंदिनी जी, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करता हूं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो हो, चाहे काव्य की किसी भी कोई भी फॉर्म हो, शायर, लेखक, कवि, जो उसके अंतर मन में जो बात चल रही होती है उसको अगर अब अभिव्यक्त करता है, वो उसकी लेखनी होती है। अगर मेरे को किसी घटना के ऊपर मेरे अंतर मन में बात चलेगी तो मैं जरूर कहूंगा।
मैं उसके हो सकता है कोई घटना ऐसी हो जिसको मैं काव्यबद्ध ना करना चाहूं। नहीं, मेरे को अब मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मेरे को व्यक्तिगत रूप से मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी असामाजिक घटना के ऊपर मैं काव्य करूं, उसके ऊपर कटाक्ष करूं या कोई और बात करूं। तो ये मेरे को लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन उसकी अभिव्यक्ति और उसकी आजादी होनी चाहिए कि उसको क्या लिखना है, किस पर लिखना है, कैसे लिखना है, ये उसकी आजादी होनी चाहिए। मैं आमतौर पर इस बहस में नहीं जाता। जी राज कौशिक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नंदिनी जी, मेरा मानना तो ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कोई ना कोई सीमा जरूर तय होनी चाहिए। हम आजादी के नाम पर कुछ भी कह दें और उससे हमारे देश को और हमारे समाज को नुकसान हो, तो उस ऐसी आजादी का कोई मतलब नहीं होता। अब जब से ये सोशल मीडिया आया है, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी कुछ ज्यादा ही कुछ दूसरे रंग में नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, पहले भी थी। पहले कुछ और लोगों के हाथ में अभिव्यक्ति की आजादी थी और उसका प्रभाव कहीं और पड़ता था। जब से सोशल मीडिया पर लोग आए हैं, तो वो भी इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को। कुल मिला के देखिए, ये ऐसा देश है, बल्कि सभी देश ऐसे होते हैं, हमारा देश कुछ ज्यादा ऐसा है कि कानून का जब तक सख्ती का मतलब सख्ती बिल्कुल अंडरलाइन अगर पालन ना किया जाए, तो फिर हम लोग बहक जाते हैं। कानून में मिली सुविधाओं का, आजादी का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, और ऐसा ही अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार के नाते भी कहूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी, देखिए, ये भी एक सीमा तो तय हो सकती है, लेकिन वो भी सीमा तय नहीं की जाती, शायद इसलिए कि इसका फायदा राजनीति में उठाया जाता है। मैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक व्यक्ति को गाली दे रहा हूं, तो राजनीति उसका फायदा उठा लेगी। वो व्यक्ति अभिव्यक्ति के नाम पर मुझे गाली देगा, तो राजनीति में जो दूसरे लोग हैं वो उसका फायदा उठा लेंगे। तो कुल मिला के अभिव्यक्ति की आजादी और आजादी का ढिंडोरा पीटने वाले हम जैसे लोग मोहरा बन जाते हैं, खिलौना बन जाते हैं, और हमें पता भी नहीं लगता कि हम किसके हाथों का खिलौना बन रहे हैं। हम खुश हो जाते हैं, हमने ये लिख दिया और हमने वो कह दिया। बाकी कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरे लोग ही उठाते हैं। तो लब्बो लुभाव, कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगना चाहिए। राजनीति इस पर कभी अंकुश लगाना नहीं चाहेगी, मान लीजिएगा नंदिनी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस पर क्यों नहीं संज्ञान लेता, वो एक थोड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। अदालत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि रचनाकार के लिए जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। रचनाकार अपने मन से जो आ रहा है वो लिखता है, ऊपर वाला भेज रहा है वो लिख रहा है। तो ये जो समाज में जो कुछ भी घटित आ रहा है वो कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि साहब उस पर लिखा ही लिखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बांगा, आपसे भी जानना चाहूंगी कि एक रचनाकार, एक कवि के लिए अभिव्यक्ति की आजादी का क्या कोई लिमिटेशन है, क्या कोई सीमा रेखा है कि मतलब वो हर कुछ, अगर पिछले अभी देखिए 2 महीने पहले मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, हमारे बॉलीवुड के 2 अभिनेता गए लगातार। कुछ लोग उनके बारे में गलत लिखे, कुछ लोग उनके बारे में गलत लिखे, कुछ कवि बिरादरी के भी लोग उतर करके आए जो गलत शब्दों का प्रयोग की। तो क्या हमें शोभा देता है एक वाणी पुत्र, एक वाणी पुत्री होते हुए कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाएं सोशल मीडिया पर? नंदिनी जी, बिल्कुल आपका सवाल बहुत सामयिक है और राजी ने काफी हद तक उसको एक्सप्लेन किया। देखिए, जो लेखक होता है, पहली चीज हमें समझना है कि लेखक का धर्म क्या है। उसका धर्म है सत्य को लेके आना। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है, शायद हर आदमी लेखक हो गया। शायद हर आदमी जो भी कहता है उसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मान लेता है। लाइक्स वोटों की तरह बटोरता है। आप देखेंगे कि जो आदमी गाली देता है उसको आधे घंटे में 1000 लाइक मिलते हैं। आपके सुंदर गीत को शायद 20 या 30 मिलते होंगे। मैं ये निर्णय वाला, मैं से मेरा मतलब आम जनता है, वो ये निर्णय लेने वाली कैसे हो सकती है कि कौन आदमी सही था या कौन गलत था। राहित इंदौरी ने एक शेर कहा है, वो कहते हुए उनके मन में क्या था मैं कैसे जान सकता। गिलास आधा भरा है आधा खाली है, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता ना। तो सिर्फ अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए, दूसरे की बात गलत है ये आजादी नहीं मिलनी चाहिए। अभी पिछले दिनों में एक लाइव प्रोग्राम सुन रहा था। एक नामी शायर है, मैं नाम नहीं ले सकता उनका,
वो कहते हैं कि नहीं, गालिब ने ये 2 शेर गलत लिखे थे, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। मैं मनी मन सोच रहा था कि भाई ऐसे तो तुम्हारे 50 शेर में से मैं भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि दिल से आंसू कभी नहीं बहते। अगर आप इस तरह की बातें पकड़ने बैठ जाएंगे तो फिर आप पता नहीं सिर्फ अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरे को छोटा सिद्ध करना चाहते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो सोशल मीडिया की जो बातें होती हैं, मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में जिस तरह का परिप्रेक्ष्य देख रहा हूं, वो शायद समाज को बांटने ज्यादा लगी। वहां पे भी वोटों की राजनीति होती है। अगर किसी को ये पता हो कि मैं पर्टिकुलर पार्टी से संबंध रखता हूं, तो शायद मेरे शेरों पे, मेरी कविताओं पे भी गालियां देनी शुरू कर दे। तो मुझे लगता है कि ये शायद मेजोरिटी लोगों को समझ आ चुका है कि ये जो सोशल मीडिया, सो कॉल्ड इंस्टा, फेसबुक है, ये सब तो एक तरह से बनाई हुई चीजें हैं, एक तरह से पेड चीजें हैं, चमचागिरी की बातें हैं दूसरों को खुश करने के लिए। सच्चाई है कि उन्हें भी पता होता है कि ये अपने दिल से नहीं कह रहे। और कुल मिला के जो राजी ने बोला, इससे हमारे समाज में कहीं ना कहीं डिवाइड ज्यादा बढ़ रहा है। इस पे अंकुश लगने की आवश्यकता है। हमारे देश में एक आदमी उठ के ये कह दे कि चाइना की मदद लेके हम ये कर देंगे, एमपी होते हुए, अरे आप दूसरी पार्टियां शोर मचा रही हैं, लेकिन ये नहीं कि उस आदमी को देशद्रोह में जेल भिजा दे, ऐसा कोई नहीं करने वाला। उस पे तमाशा होगा, उसमें फला आदमी के 4 वोटर कहेंगे नहीं जी इन्होंने ठीक किया, इन्होंने गलत किया, और इसमें हम उलझ जाते हैं। एज लेखक हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम जो स्पष्ट समझें, जो उचित लगता है, उसमें अपना परिप्रेक्ष्य रखें। बस सही या गलत का निर्णय शायद औरों पे छोड़ देना चाहिए। जी, किसी भी कोई भी आजादी हो, वो आजादी अभिव्यक्ति की हो या फंडामेंटल राइट की बात हो, जब सब कुछ सीमा के अंदर सब कुछ अच्छा लगता है, अति से अमृत भी विष बन जाता है। ये बात से सब सहमत है, हमारे तीनों शायर इस बात से सहमत है। और अब हम समय जो है वो घूम के अपना चक्र पूरा करके 15 मिनट हमारे पास और है, ये बता रहा है। तो हम इन शायरों से कुछ शायरी भी तो सुनेंगे। तो मैं सुमित जी से कहना चाहूंगी कि वो अपने मन की कुछ शायरी 4-5 मिनट हमारे श्रोताओं को सुनाए। स्वागत है, इरशाद है सुमित। मैं एक गजल के कुछ अशार रखता हूँ जहां जहां से मुझे याद आते हैं। मैं रखता हूँ कि मांझा मेरा पतंग भी क्या काटने लगा, कि मांझा मेरा पतंग भी क्या काटने लगा, बदला हवा ने रुख तो गला काटने लगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। मांझा मेरा पतंग भी क्या काटने लगा, बदला हवा ने रुख तो गला काटने लगा, और खुशबू तेरी लहू में बसानी थी इसलिए, क्या खुशबू तेरी लहू में बसानी थी इसलिए, तूने मुझे जहां भी छुआ काटने लगा। क्या खुशबू तेरी लहू में बसानी थी इसलिए कि तूने मुझे जहां भी छुआ काटने लगा, और दैरो हरम के बीच पड़ा वो दरख्त हूं, दैरो हरम के बीच खड़ा वो दरख्त हूं, जिसको जो बागबान मिला काटने लगा, जिसको जो बागबान मिला काटने लगा। और गजल का शेर पेश करता हूं राज जी, कि मौका परस्त भीड़ है हल्का न ले उसे, कि मौका परस्त भीड़ है हल्का न ले उसे, मौका परस्त भीड़ है हल्का न ले उसे, बोतल का मुंह नहीं जो तला काटने लगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बोतल का मुंह नहीं, बोतल का मुंह नहीं जो तला काटने लगा। और टेडी दिया था और कहा अलविदा सुमित, टेडी दिया था और कहा अलविदा सुमित, तो टेडी भी मेरे साथ सजा काटने लगा। अच्छा है, तो टेडी भी मेरे साथ सजा काटने लगा। बहुत बहुत क्या सिमली दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बहुत और हो जाए सुमित जी, दो चार शेर और।
एक गजल में तरन्नुम से मैं रखता हूँ कुछ शेर जहां जहां से मेरे को याद आते हैं उसके। बज़्म में आज प्यार बोलेगा, 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 जिस्म का तार तार बोलेगा। वाह वाह। जिस्म में ताब और है कितनी, 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 ये सितम का वकार बोलेगा। वाह वाह वाह। ये सितम का वकार बोलेगा, बज़्म में आज प्यार बोलेगा। जान ले लूं या जान दे दूं मैं, जान ले लूं या जान दे दूं मैं, ये तेरा एतबार बोलेगा। वाह वाह। जान ले लूं या जान दे दूं मैं, ये तेरा एतबार बोलेगा। जिंदगी और है बची कितनी, जिंदगी और है बची कितनी। बांगा साहब गजल का शेर पेश कर रहा हूं। जिंदगी और है बची कितनी, जिंदगी और है बची कितनी, जिंदगी और है बची कितनी, ये तेरा इंतजार बोलेगा, ये तेरा इंतजार बोलेगा। हिज्र के दौर में गजल का शेर डूब के जार जार बोलेगा, डूब के जार जार बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुमित हमेशा बहुत अच्छे, मजा। अब डॉक्टर गुरविंदर जी से भी चाहूंगी कुछ सुनना, कुछ सुनाए। जरूर नंदिनी जी, 2-3 शेर कहता हूँ, फिर एक माहौल के, फिर दूसरे माहौल में जाके कोशिश करता हूँ। भूख रोटी हक सी बहकी बातें क्यों करने लगा, भूख रोटी हक सी बहकी बातें क्यों करने लगा, ये बशर बेमौत आखिर किस लिए मरने लगा। वाह वाह वाह। जी जी, बहुत रोटी हक सी बहकी बातें क्यों करने लगा, यह बशर बेमौत आखिर किस लिए मरने लगा। और राजी खासतौर से आपके लिए। जी जी बांगा साहब, इरशाद। गिद्ध नेता वर्दियां मंडरा रहे हैं रात दिन, गिद्ध नेता वर्दियां मंडरा रहे हैं रात दिन, हादसा दर हादसा है शहर फिर डरने लगा। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह, बहुत शुक्रिया। और नंदिनी जी, वैसे तो सभी लोग लेखक हर चीज पे ध्यान रखते हैं, पर आप इससे ज्यादा कोरिलेट करेंगी कि हादसा दर हादसा है शहर फिर डरने लगा, और फिर किसी अबला के ऊपर धर्म की होगी दया, फिर किसी अबला के ऊपर धर्म की होगी दया, फिर पुजारी इत्र संदल फूल फल धरने लगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर पुजारी इत्र संदल फूल फल धरने लगा। क्या बात है। चलिए थोड़े से 2-3 शेर हटके कुछ थोड़ा सा अलग करता हूँ, फिर एक गजल सुना के अपनी बात को विराम रखता हूँ। इरशाद, इरशाद। कि यह ज़मीं ही थी ठिकाना एक दिन, यह ज़मीं ही थी ठिकाना एक दिन,
और फलक था शामियाना एक दिन। वाह। मांग बैठे हक से क्या तेरी वफा, मांग बैठे हक से क्या तेरी वफा, फिर गया एक दोस्ताना एक दिन, फिर गया एक दोस्ताना वाह एक वाह दिन। वाह, बहुत बढ़िया। और खो गए सारे गिले शिकवे तेरे, खो गए सारे गिले शिकवे तेरे, आपका वो मुस्कुराना एक दिन, आपका वो मुस्कुराना वाह। एक दिन। और लग गई घर को मेरे किसकी नजर, लग गई घर को मेरे किसकी नजर, क्या यही था आशियाना एक दिन, क्या यही था आशियाना एक दिन। और मक्ता कहता हूँ कि जुल्म ने बांगा सभी को दी है शिकस्त, जुल्म ने बांगा सभी को दी है शिकस्त, अपने बाजू आजमाना एक दिन। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। आजमाना एक दिन। और ये सारी दोनों गजलें थी जो आपकी मेजोरिटी उन्होंने सुनी होंगी। तो आपके इस प्रोग्राम पे बिल्कुल एक ताजा गजल के 3-4 शेर कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वागत है। उससे पहले जो हम बात कर रहे थे अभिव्यक्ति की, उससे जुड़ा एक शेर कहता हूँ। राज जी शायद आपको पसंद आएगा। जी 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 इरशाद। अजब थे भीड़ में नारे लगाने वाले लोग, वाह। अजब थे भीड़ में नारे लगाने वाले लोग, जुटे थे जिसपे वही वारदात भूल गए, जुटे थे जिसपे वारदात भूल गए। ये हमारी अभिव्यक्ति है। वो नारे लगाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि नारे लगा क्यों रहे हैं, पब्लिक सारी भीड़ की होती है। तो सुमित जी, आखिरी कुछ शेर, पहला शेर आपके लिए कि न शोहरत की बातें न इज्जत के चर्चे, न शोहरत की बातें न इज्जत के चर्चे, यहाँ से वहां तक हुकूमत के चर्चे। वाह 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 वाह, क्या बात। ये मेरे बिल्कुल अनछुए शेर हैं जो आज पहली बार शायद आ रहे हैं नंदिनी जी के साथ। कि न शोहरत की बातें न इज्जत के चर्चे, शुक्रिया सर, न शोहरत की बातें न इज्जत के चर्चे, यहाँ से वहां तक हुकूमत के चर्चे, खबर में न दंगे न बेरोजगारी, खबर में न दंगे न बेरोजगारी, लबों पर हैं बस बादशाहत के चर्चे। वाह वाह, बस बादशाहत के चर्चे, जहां अरबों खरबों निपट जाएं पल में, जहां अरबों खरबों निपट जाएं पल में, समझ लो वही है सियासत के चर्चे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। खुले आम चोरी खुले आम डाका, खुले आम चोरी खुले आम डाका, अमानत में कल थे खयानत के चर्चे, अमानत में थे खयानत के चर्चे। और नंदिनी जी, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, इसलिए पहले आपसे क्षमा लेता हूँ कि लिखा क्या पढ़ा क्या नहीं कोई चर्चा, लिखा क्या पढ़ा क्या नहीं कोई चर्चा, है महफिल में बस उनकी सूरत के चर्चे, है महफिल में की सूरत के चर्चे। और मक्ता पेश करता हूँ कि मेरी नफरतों का नहीं जिक्र बांगा, मेरी नफरतों का नहीं जिक्र बांगा, है चारों तरफ मेरी चाहत के चर्चे। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, शुक्रिया, शुक्रिया आप सब, बहुत अच्छा बांगा साहब। है चारों तरफ मेरी चाहत के चर्चे, बहुत खूबसूरत शेर। और मैं अब राज जी के पास जाऊंगी। 5-7 मिनट हमारे पास बचा है। राज जी जो कुछ सुनाना चाहें वो बता सकते हैं। स्वागत है इरशाद जी। बहुत आनंद आया इस प्रोग्राम में और बहुत अच्छा सुमित जी ने पढ़ा, गुरविंदर बांगा साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। सियासत के चर्चे में एक शेर सियासत पे पढ़ता हुआ फिर आगे बढ़ता हूँ कि सियासी बस्तियां हैं ये, सियासी बस्तियां हैं ये, यहाँ खतरे दुतरफा हैं, सियासी बस्तियां हैं ये, यहाँ खतरे दुतरफा हैं, नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है।
जी। और देखिएगा शेर के बांगा साहब के, ये खाली हाथ मेरे देख, मत सोचो कि मांगूंगा। सुमित भाई, ये खाली हाथ मेरे देख, मत सोचो कि मांगूंगा, यूं खाली हाथ है मेरे, मैं सब कुछ बांट आया हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात है हुजूर, यूं क्या खाली बात है। हाथ है मेरे, वाह वाह वाह, मैं सब कुछ बांट आया बांट, हूँ। वाह वाह और वाह एक मतला वाह। देखिएगा कि कभी ये सोच मत लेना, वफादारी नहीं हम में। कभी ये सोच मत लेना, वफादारी नहीं हम में, कमी है तो बस इतनी सी, अदाकारी नहीं हम में। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, वाह बहुत वाह, खूब कमी नंदनी है वाह, तो बस बहुत खूब, इतनी सी, अदाकारी अदाकारी। नहीं हम में। और एक छोटे भाई के 2-3 शेर देखिएगा कि मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ। बांगा साहब, बंटवारा कराना कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन देखिए मैं चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, शायद पसंद आए आपको। जी। मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ। सुमित भाई, मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ, तेरे हिस्से में आना चाहता हूँ। क्या बात है, मैं बंटवारा कराना चाहता हूँ, तेरे हिस्से में आना चाहता में आना हूँ। चाहता हूँ। और तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूँ। क्या बात है भाई, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूँ। और ये गजल जो रखता हूँ आपके बीच के, अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं। बहुत खूबसूरत गजल है ये। अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। घुंघरू टूट जाते हैं, बहुत खूबसूरत। अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। और जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वाह, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते। क्या बात है। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। और कहाँ रुकना, जो भागम भाग की जिंदगी है बांगा साहब, उस पर देखिएगा, कहाँ रुकना, कहाँ चलना जरूरी है समझ वरना। कहाँ रुकना कहाँ चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। कहाँ रुकना कहाँ चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़े वो पीछे छूट जाते हैं। और हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। क्या बात। हम इतने झूठ के आदी बहुत हुए बढ़िया, अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और शेर देखेगा कि कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। और नंदिनी जी, मैं 2 गजल के 1-2 शेर बस 2 मिनट में खत्म कर लूंगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल नए हैं और कह सकते हैं कोरोना काल की देन है ये। और बिल्कुल अलग हटकर, जिस पर मैंने जिस विषय पर आज तक कभी नहीं लिखा, लेकिन कुछ आया तो वो देखिएगा। संभले हुए दुपट्टे को फिर से संभाल के, संभले हुए दुपट्टे को फिर से संभाल कर, क्या मिल गया है पानी में कंकर उछाल कर। संभले हुए दुपट्टे को फिर से संभाल कर, क्या मिल गया है पानी में कंकर उछाल कर। और मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं, मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं, काफी है सिर्फ गड्ढे ही ये तेरे गाल के। क्या बात है। मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं, काफी है सिर्फ गड्ढे ही
ये तेरे गाल की। और शेर देखिएगा कि उसको भी मुझसे प्यार है या कुछ नहीं है फिर, उसको भी मुझसे प्यार है या कुछ नहीं है फिर, करता है फैसला ये भी सिक्का उछाल के। उसको भी मुझसे प्यार है या कुछ नहीं है फिर, करता है फैसला ये भी सिक्का उछाल के। और नंदिनी जी आखिर में 2-3 शेर बिल्कुल अलग, इससे जो सुनाया उससे बिल्कुल अलग देखिएगा कि किसी से कुछ भी बताने का मन नहीं करता, किसी से कुछ भी बताने का मन नहीं करता, लिखा जो तुझ पे सुनाने का मन नहीं करता। क्या बात। किसी से कुछ भी बताने का मन नहीं करता, लिखा जो तुझ पे सुनाने का मन नहीं करता। और अभी मैं गांव भी उसके गया नहीं, लेकिन अभी मैं गांव भी उसके गया नहीं, लेकिन सुमित भाई अभी मैं गांव भी उसके गया नहीं, लेकिन वहां से लौट के आने का मन नहीं करता। क्या बात। अभी मैं गांव भी उसके गया नहीं, लेकिन वहां से लौट के आने का मन नहीं करता। और मुआफ कर दे मुझे मेरी इस कमी के लिए, मुआफ कर दे मुझे मेरी इस कमी के लिए, नजर ही तुझसे हटाने का मन नहीं करता। मुआफ कर दे मुझे मेरी इस कमी के लिए, नजर ही तुझसे हटाने का मन नहीं करता। नंदिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मंच उपलब्ध कराया, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे, बांगा साहब से, सुमित साहब से बात करके सुन के। शुक्रिया नंदिनी जी। जी आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत शेर, नजर ही उनसे उठाने का मन नहीं करता। बहुत जितनी खूबसूरती से इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ था उतनी खूबसूरती से ये अब अपने 99.99 सीढ़ी पे भी चढ़ चुका है। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, ईश्वर चाहे। तकनीकी समस्या नहीं आई तो कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, शासन और प्रशासन के नियम का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।